सभी लोगों का एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सभी को एक एक कर कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए नीट, CUET तथा मेडिकल कॉलेज के जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उस सभी पोर्शन को एक एक कर कवर करेंगे। आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक एक कर देखते जाइएगा। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी को एक एक कर आप लोग कवर करिएगा। ये इस प्लेटफार्म से आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। हम लोग बिना बात किए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि वे पुष्प जिनमें अंडाशय में कहा, देखिए क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को आसानी से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो आंसर ढूंढने में आपको आसानी रहेगी। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन आपको लेंदी लगता है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कहता है और जब ये पता हो जाएगा तो आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा। आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे मेडिकल कॉलेज या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, चाहे नीट का हो चाहे CUT का एग्ज़ाम हो, क्लास 11th से लेकर 12th तक, मान लीजिए कि क्लास 6 से 12th तक के जितने भी इम्पोर्टेंट साइंस के MCQ हैं सभी को हम यहाँ पर कवर कराएंगे। आप लोग बारीकी एक एक करके क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। वे पुष्प जिनमें अंडाशय, कहा जा रहा है कि वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड, कहा जा रहा है कि अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे होते हैं। कहा जा रहा है कि वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि जिसमें एक दूसरे के, देखिए कहा जा रहा है कि पुष्पक्रम में बंधे होते हैं, तो यह सदैव क्या होते हैं? वायु द्वारा, किसके द्वारा? वायु द्वारा, ये सदैव वायु द्वारा परागित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल द्वारा नहीं है, यहाँ पर मधुमक्खी द्वारा नहीं, चमगादड़ द्वारा नहीं, किसके द्वारा है? वायु के द्वारा परागित होते हैं। अब कहा जा रहा है कि वे कहा जाता है कि ये पुष्प बहुत अधिक संख्या में, कहा जा रहा है कि ये पुष्प कहा जाता है कि बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में कहा जा रहा है कि हल्के शुष्क तथा कहा जा रहा है कि कभी कभी एक कैसे हो जाते हैं, ये पंख युक्त परागकण उत्पन्न करते हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाता है तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अनाज हो गया, अनाजों में वायु द्वारा परागण होता है, अनाज हो गया तथा घास हो गया, इन सभी में वायु के द्वारा परागण होता है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर वायु द्वारा होता है। आप लोग इस पुष्प के जितने भी गतिविधियाँ होती है, पुष्प के परागकण क्या होते हैं या पुष्प की संरचना के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है तथा उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, जाकर वहाँ से भी आप लोग पूरे क्लास को देख सकते हैं। आप लोग ये जान लीजिए कि क्लास 6 से 12th तक के पूरे NCERT को कवर करना है, तो हम यहाँ से आपको बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक एक कर आप लोग के लिए लाएंगे और एग्जाम से पहले आप लोगों को पूरा का पूरा NCERT कवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किस विशिष्ट लक्षण है। कहा जा रहा है कि युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है। कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन सदैव जब जनन कोशिकाओं की बात किया जाता है, तो जनन कोशिकाओं में सदैव कोशिका विभाजन की बात किया जाता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो एक किसमें होता है? देखिए एक सदैव क्लेमाइडोमोनास में होता है। अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर चुके हैं तो आप लोग हमारे क्वेश्चन
इस जो क्वेश्चन आंसर बताने से पहले ही आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है। तो इससे आपको जज करने को अवसर मिलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो अब देखिए कहा जा रहा है कि ये जो क्लेमाइडोमोनास होता है, एक क्लेमाइडोमोनास एक क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। कहा जा रहा है कि शैवाल है। तो अब कहा जा रहा है कि शैवाल है, तो कहा जा रहा है इसमें कि युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन में क्लेमाइडोमोनास, जो क्लेमाइडोमोनास होता है इस शैवालों में हेप्लॉन्टिक जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। कहा जा रहा है कि हेप्लॉन्टिक जीवन चक्र को या कहा जा रहा है कि हेप्लॉन्टिक जीवन चक्र को ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जीवन में, कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जीवन में युग्मनज जो होते हैं, युग्मनज के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं अगुणित होती है। कहा जा रहा है कि अगुणित क्या होती है, कहा जा रहा है कि जब कहा जाता है अगुणित तथा द्विगुणित होती है। अगुणित का मतलब जब कोशिका विभाजन और खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता उसे अगुणित कहा जाता है। जब कोशिकाओं को दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है उसे गुणित कहा जाता है, या कहा जाता है द्विगुणित कहा जाता है। तो इसी को 2n या तो n 2n क्या जाता है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। n जो होता है इसको बांटा नहीं जा सकता है, तो जिसको बांटा नहीं जा सकता है उसे अगुणित कहा जाता है, जिसको बांटा जा सकता है उसे द्विगुणित कहा जाता है। कि अतिरिक्त सभी कोशिकाएं अगुणित होती है। कहा जा रहा है इस प्रकार युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होना आवश्यक होता है। अब इसमें कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन में सदैव 4 अगुणित पादपों को जन्म देती है। कहा जा रहा है कि इसमें जो कोशिकाओं का विभाजन होता है यह सदैव जो अर्धसूत्री विभाजन होता है सदैव कितने भागों में होता है, ये 4 अगुणित, कहा जा रहा है 4 अगुणित कोशिकाओं के विभाजन में होता है, या कहा जा रहा है कि 4 अगुणित पादपों को जन्म देता है। जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें देखिए क्या है, देखिए शैवालों के कौन कौन से, देखिए फ्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा के साथ साथ कुछ अन्य जो शैवाल होते हैं इसमें कहा जाता है कौन कौन से, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ये जो अन्य कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिसमें युग्मनज जो होता है यह अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का जीवन चक्र प्रदर्शित करता। कहा जा रहा है कि ऐसे शैवाल कौन कौन से हैं, फ्यूकस हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटस हो जाता है। इन सभी में कहा जा रहा है कि जो जीवन चक्र होता है यह युग्मनज या अर्धसूत्री विभाजन युग्मनज का प्रदर्शित करता है। अब कहा जाता है कि कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स होते हैं जो हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र प्रदर्शित करते हैं तथा जीवाणुओं में अर्धसूत्री विभाजन दर्शाते हैं। और ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, इस सभी के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है, या उसके लिंक को अपलोड वहाँ पर पिन किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग आसानी से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वही क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये देखिए कहा जा रहा है कि आवृतबीजी क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, कवक क्या होते हैं और आवृतबीजी क्या होता है। इन सभी के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाकर आप लोग आसानी से जाकर प्लेलिस्ट से में अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन, अब देखिए द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन आवृतबीजी का, कहा जा रहा है कि आवृतबीजी कौन सा हो जाता है, ए ऑप्शन नंबर डी। अब कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, बाकी आपको क्या है ए के सभी फॉल्स है। अब देखिए कहा जा रहा है कि द्विनिषेचन आवृतबीजी का एक विशिष्ट गुण है। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी का एक विशिष्ट गुण किसका होता है, या कहा जाता है कि एक क्वेश्चन क्या है, द्विनिषेचन किसमें होता है, आवृतबीजी में। द्विनिषेचन का गुण क्या होता है, तो ए हमेशा आवृतबीजी में होता है। कहा जा रहा है इसकी खोज नावास्टिक, कौन क्या, देखिए इसकी खोज नावास्टिन इसकी खोज नावास्टिन ने की थी।
इस प्रकार के निषेचन में एक नर युग्मक, अब इसमें कहा जा रहा है इस प्रकार के निषेचन में एक नर युग्मक एन हो गया मान लीजिए। अब कहा जाए उसके अंड के साथ संयुग्मित होकर द्विगुणित या द्विगुणित बोल रहा था एक एन है, जब इसमें दो एक दूसरा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते तो एक क्या जाता है एक द्विगुणित का निर्माण करते हैं। तो कहा जा रहा है कि इसमें संयुग्मित होकर द्विगुणित युग्मक बनाते हैं, तथा कहा जा सकता है कि दूसरा नर युग्मक द्विगुणित ध्रुवी कोशिका से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका का निर्माण करता है। तो सिंपल सा यहाँ पर है कि द्विनिषेचन क्या होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया क्या जाती है दो, इसमें कहा जा रहा है कि एक द्विगुणित के साथ साथ एक और अन्य युग्मक नर युग्मक इसके साथ आकर मिल जाते हैं, तो इसी को त्रिसंलयन या तो कहा जाता है त्रिगुणित निषेचन की प्रक्रिया कहा जाता है। यह सदैव आवृतबीजी पादप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं। कहा जा रहा है कि एक लिंगाश्रयी पुष्प पादप निम्नलिखित में से दोनों को रोकते हैं, किसको रोका जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखा जाता है। तो कहा जा रहा है कि एक लिंगाश्रयी पादप में एक लिंगी पुष्प ही पाया जाता है। अब एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, तो ऐसे पुष्प जिसमें सिर्फ एक ही लिंग कहा जाता है, या तो नर होगा या तो मादा होगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि कोई एक लिंग ही एक पुष्प में मौजूद होता है तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक लिंगी पुष्प के दो एग्जाम्पल, कम से कम 2 एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब कहा जा रहा है एक लिंगी तथा द्विलिंगी का भी आप लोग वहाँ पे आप एक वहाँ पर लिखिएगा एक लिंगी, उसके बाद एग्जाम्पल द्विलिंगी, उसके बाद उसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि एक लिंगाश्रयी पादप में एक लिंगी पुष्प ही पाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि नर एवं मादा पुष्प भिन्न भिन्न पादप में होते हैं। कहा जा रहा है कि नर और मादा दोनों के दोनों क्या जाते हैं इसमें अलग होते हैं, दोनों के दोनों क्या जाते हैं इसमें अलग होते हैं। जब नर और मादा अलग अलग होते हैं तो अतः हम कह सकते हैं कि यह स्वयुग्मक तथा सजात पुष्पी परागकण को रोकते हैं। कहा जा रहा है कि ये समान जाति के पुष्प जो होते हैं इसके परागकण को रोकते हैं, जो क्रमशः केवल द्विलिंगी पुष्प में द्विलिंगी या तो उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि केवल द्विलिंगी पुष्प में तथा एक ही पादप के दो भिन्न पुष्प के मध्य होता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखा जाता है तो कहा जाता है कि ऑप्शन देखिए दोनों जो अगर ऑप्शन की बात कहा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि स्वयुग्मनज और सजात पुष्पी परागण जो होती हैं इसमें समानतः एक लिंगाश्रयी पुष्प होती हैं। सिंपल सा देखिए सजात कहा जाता है कि सजात पुष्पी परागण और स्वयुग्मनज तथा सजात पुष्पी पादप में एक लिंगाश्रयी पुष्प होते हैं। एक कहा जाता है कि दोनों को रोकते हैं, किसको रोकते हैं, तो स्वयं ऑप्शन नंबर बी हो जाता है स्वयुग्मनज को रोकता है तथा सजात पुष्पी परागकण को रोकता है। यह सदैव उभयलिंगी या तक कहा जाता है कि द्विलिंगी पुष्प में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए इसमें फॉल्स को आप लोगों को इसमें देखना है। अक्सर हम लोग क्या होते हैं कि अगर हड़बड़ाहट में या कहा जाता है कि जब आप लोग एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो उस समय ध्यान नहीं आता है कि सत्य कथन पूछता है कि असत्य कथन पूछता है, तो सबसे पहले सत्य पर ही ध्यान देकर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सत्य पर ध्यान देकर आगे नहीं बढ़ना है। आप लोगों को क्वेश्चन की पूरे पैटर्न को अच्छे से कवर करना है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें पूछा ही गया कि असत्य कथन, या तो कहा जाता है कि ऐसा कथन जो सत्य नहीं है। तो सिंपल सा है कि असत्य कथन यहाँ पर पूछा गया है, तो असत्य कथन पूछा गया। तो इसमें से हम लोग एक एक कर कवर करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि देखिए कीट जो बिना परागण के, कहा जा रहा है देखिए कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग या मकरंद चोर कहते हैं। एक का ऑप्शन क्या जाता है राइट आंसर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब परागकण में कहा जाता है उसके मकरंद को ग्रहण करता है तो मकरंद कहा जाता है कि या पुष्प में जो रस हो जाता है उसी को मकरंद कहा जाता है। तो जब कहा जाता है कि परागकण के समय मकरंद को ग्रहण करता है तो उसी को मकरंद चोर भी कहा जाता है। कहा जाता है सिंपल सा मकरंद को चोरी करना। जब कीट क्या जाता है मकरंद के कहा जाता है कि पुष्प के ऊपर
बैठकर उसके सुगंध को या उसके रस को जब रिश्ता है तो उसी को कहा जाता है कि मकरंद कहा जाता है। उस समय जो पुष्प होता है या जो कहा जाता है कि जो कीट होता है वो क्या करता है, मकरंद को ग्रहण करता है या खींचता है या चोरी करता है, इसी को मकरंद चोर भी कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या है, परागकण अंकुरण तथा पराग नलिका, कहा जाता है कि परागकण अंकुरण तथा पराग नलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्रीकेसर की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ए भी इसका क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन नंबर से ऑप्शन नंबर सी क्या है, कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागकण करते हुए बताए गए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सरीसृप क्या होते हैं, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग पूरे क्लास को देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ सरीसृप या कहा जा सकते हैं ऐसे जंतु जो जमीन पर रेंगने वाले होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, सरीसृप होते हैं। तो कहा जाए कि सरीसृप वर्ग में कहा जाता है कि अब देखिए सरीसृप में कुछ पादप जातियों में परागकण करते हुए बताए गए हैं, इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर देखिए 3 ऑप्शन अगर आप लोग एलिमिनेट कर राइट आंसर को ढूंढ सकते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो बचेगा वही इसका क्या जाता है, गलत रहेगा। जो गलत रहेगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको एक बार चेक करेंगे। अब देखिए कहा जा रहा है कि बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक पराग नलिका वर्तिकाग्र में आगे बढ़ते हैं। ये क्या जाता है, इसका गलत है। क्यों कहा जा रहा है कि बहुत सारी जातियों में परागकणों का एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण होना असंभव। कहा जा रहा है कि क्या जाता है, बहुत सारी जातियों के, कहा जाता है कि बहुत सारी जातियां मतलब क्या, कई सारे पुष्प के परागकणों को एक वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर उसको कहा जाता है कि अंकुरण करना क्या जाता है, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जब संभव नहीं है तो ये इसका क्या जाता है, ये राइट आंसर है। खैर हम लोग आगे इसको देखते हैं। कहा जाता है कि समान जाति का केवल एक परागकण ही अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करते। कहा जाता है कि समान जाति का केवल एक परागकण ही अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण करता है, जो वर्तिका के माध्यम से होती हुई भ्रूण कोश या तो कहा जाता है कि एम्ब्रियो सैक में स्थित अंड तक नर युग्मक को पहुंचाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, उसका राइट आंसर हो जाता है। राइट आंसर उसका क्या, एक गलत है, जो गलत को उसमें सही के बारे में पूछा था। देखिए एक क्वेश्चन देखिए नीट में पूछा हुआ है, 2016 में आया हुआ है, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को एक एक कर कवर करेगा। जितने भी मेडिकल कॉलेज के एग्जाम होते हैं, चाहे कहा जाता है कि चाहे आप लोग नीट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप लोग मेडिकल कॉलेज का दीजिए, चाहे CUT का एग्ज़ाम दीजिए, और सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये जान लीजिए कि कम से कम 50 से 60% जो क्वेश्चन आते हैं CUT में हो या नीट में, वो सभी के सभी क्लास 11th से 12th तक के सिलेबस से ही आते हैं। तो अगर इतना आपको को कवर हो जाता है तो उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। जैसे ही प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन करने का आइडिया आपको बढ़ता है, जितना आप लोग क्वेश्चन करेंगे उतना आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया। कहा जा रहा है कि पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के, अब जब बिना निषेचन के जैसे ही निषेचन के या बीज बनता है उसी क्रिया को असंग जनन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कहा जा रहा है कि पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज का बनना असंग जनन या तो कहा जाता है कि एपोमिक्सिस, कहा जाता है कि एपोमिक्सिस या तो कहा जाता है कि असंग जनन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, कायिक वर्धन तथा अनिषेक बीजता। कहा जाता है कि ये 2 प्रकार का होता है, कायिक वर्धन तथा अनिषेक बीजता के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। खैर इसमें पूछा गया कि पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना असंग जनन कहलाता है, या बिना निषेचन के जब प्रक्रियाएं होती तो उसी को अनिषेक जनन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं। देखिए इसमें भी सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो हमको असत्य कथन को ढूंढना है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अब एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को यहाँ पर कवर करते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि
परागकणों की वायचोल स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये इसका राइट आंसर है। कहा जा रहा है कि परागकणों की वायचोल जो होती है यह स्पोरोपोलिन की बनी होती है। इसका राइट आंसर है। कहा जा रहा है कि बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रतियोजना प्रदान करते। कहा जा रहा है कि बहुत सी जातियों के परागकण गंभीर प्रतियोगिता पैदा करते। ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्रवित नाइट्रोजन में, कहा जा रहा है द्रवित नाइट्रोजन में भंडारित परागकण फसल प्रजनन योजनाओं में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये भी इसका कहा जा रहा है कि राइट आंसर है, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि भंडारित परागकणों में द्रवित नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकणों के स्फुटन में टेपिटम सहायक होता है। टेपिटम पोषण में सहायक होता है, ना कि स्फुटन में सहायक होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का गलत है, जो गलत है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि परागकोश में स्फुटन जो होता है ये टेपिटम की सहायता से नहीं होता है, तो आखिरकार किसकी सहायता से होता है? तो कहा जाता है कि यह परागकोश की अंतः स्तर की, यह परागकोश की, कहा जाता है यह परागकोश की अंतः स्तर की आंतरिक जो परत होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों को विकसित करने के लिए पोषण प्रदान करती है। तो कहा जा रहा है कि परागकणों के अंतः स्तर की जो आंतरिक परत होती है उसी के द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसी के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर स्फुटन की प्रक्रिया होती है। जब टेपिटम की बात आती है तो टेपिटम का मुख्य कार्य होता है बीजों को पोषण प्रदान करना। जाता है कहा जाता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य किसका होता है? टेपिटम का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पुंकेसर के तंतु का निकटस्थल सिरा किससे जुड़ा होता है? कहा जा रहा है कि पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किससे जुड़ा होता है? कहा जा रहा है कि पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा किसके साथ जुड़ा होता है? तो क्वेश्चन नंबर सी देखिए। अब कहा जा रहा है कि जो पुंकेसर होता है इसके सिरे किसके जुड़ा होता है? तो ये दल या तो कहा जाता है कि पुष्पासन से जुड़ा होता है। अब आप लोग पूरी की पूरी पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन नहीं किए हैं तो इसके ऊपर वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। या तो पुष्प की संरचना या पुष्प में परागकणों की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, टीच बाय कपिल सर भी डालेंगे, तो अभी आपको पूरे के पूरे क्लास मिल जाएगा। या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे के पूरे जितने भी क्लास 11 तथा 12 के जितने भी प्लेलिस्ट है उसके लिंक को अपलोड कर देंगे। वहां से जाकर आप लोग पूरे के पूरे क्लास को देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पुंकेसर के तंतु का निकटतम सिरा किससे जुड़ा होता है? तो ये सदैव पुष्पासन से जुड़ा होता है। पुष्पासन क्या हो जाता है? पुष्प के संपूर्ण भागों का जो आसन करता है, या तो कहा जाता है कि ऐसा भाग जहाँ पर पूरे पुष्प का बैलेंस या पूरे पुष्प का पूरा भार अपलोड वहाँ पर एकत्र रहता है, वही क्या जाता है? पुष्पासन होता है। ये यहाँ पर जो देखिए ये क्या जाता है? डलिया होती है। इसके बाद क्या जाता है? ये जो श्रृंखलाएं होती है यहाँ पर दल होते हैं और स्त्रीकेसर पुंकेसर होते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? इसमें पुष्पासन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। कहा जा रहा है कि प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश व तंतु होते हैं। कहा जा रहा है कि प्रत्येक पुंकेसर में परागकोश तथा तंतु होती हैं। पुंकेसर के तंतु का निकटस्थ सिरा पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है, जबकि दूरस्थ सिरा परागकोश को धारण करता है। अब देखिए पुष्प के कहा जा रहा है इसमें पुंकेसर के मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं? तो पुंकेसर की बात किया जाता है तो ये इसके टहनियों की बात देखिए कहा जा रहा है ये भाग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब ये क्या जाता है? ये पुतंतु होते हैं, ये क्या जाता है? परागकोश हो जाते हैं। अब देखिए परागकोश होते हैं, परागकोशों में ही परागकण एकत्रित होते हैं। तो कहा जाता है कि पुंकेसर के मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं? तो परागकोश होते हैं, पुतंतु होते हैं। अब ये जो परागकोश वाला भाग होता है ये किसके साथ जुड़ा होता है? तो यह सदैव पुष्पासन या तो दल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होते हैं। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु क्या होते थे? कहा जा रहा है कि अब देखिए जब लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी वीडियो भी अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि
CBSE AIPMT कहा जा रहा है कि पहले PMT तथा CPMT कर कर जो CPMT होता था वो मेडिकल कॉलेज में मतलब स्टेट का होता था, और जो AIPMT होता था वो ऑल इंडिया रैंक का होता था, लेकिन अब उसको पूरे के पूरे को हटाकर यहाँ पर नीट लगा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है 2015 का, इसलिए आप लोग इतना घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी मेडिकल कॉलेज का ही से मतलब कहा जा रहा है कि अब ये जो एग्ज़ाम होते थे ये ऑल इंडिया रैंक पर इसको लाया जाता था AIPMT, और जो CPMT होता था पहले वो स्टेट का होता था, अब CPMT और AIPMT को हटाकर डायरेक्ट आपको यहाँ पर नीट लगा दिया गया है। तो इस पर आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए कहा जा रहा है कि लेकिन दोनों बस क्वेश्चन की आइडिया है और क्वेश्चन के ऊपर आप लोगों को जाना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग जितने भी अभी तक तैयारी किए हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, और बोर्ड का एग्जाम अलग होता है और जो ये सब जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो अलग होते हैं। इसमें आपको जो फैक्ट होता है एकदम एग्जैक्टली आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आएगा नहीं तब तक आप लोग पूरी के पूरी 4 क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन होता है उसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते। जब तक एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तब तक आपको राइट आंसर नहीं मिल सकता है। तुक्का लगाकर इसमें सोचेंगे कि हम पास हो जाएंगे तो ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस समय रैंक जो होते हैं इसका बहुत ही हाई जा रहे हैं, चाहे CPM चाहे नीट का हो चाहे CUT का हो। तो आप लोग अच्छे से कवर करिए। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन होते हैं। तो कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए कहा जा रहा है कि लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु दोनों प्रकृति अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कहा जा रहा है कि दोनों की जो प्रकृति होती है एक कैसी होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर C जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो कहा जा रहा है कि लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु दोनों में जो प्रक्रियाएं होती है यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित युग्मनजों का निर्माण करते हैं। कहा जा रहा है कि गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु ये दोनों को दोनों लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका दोनों के दोनों क्या कहते हैं? मात्र कोशिका से अगुणित युग्मनज का निर्माण करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अपस्थानिक सगर्भताएं पहचानी जाती है। कहा जा रहा है कि अपस्थानिक सगर्भताएं पहचानी जाती है। कहा जा रहा है कि जब एक भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? देखिए कहा जा रहा है कि देखिए नर युग्मक, कहा जा रहा है कि नर हो गया, ये मादा हो गया। नर हो गया नर युग्मक, इसे मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों संलयित होती हैं। संलयन की प्रक्रिया क्या करती है? निषेचन करती है। निषेचन के कुछ महीने बाद क्या होता है? धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है। अब जो भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण के कुछ महीने बाद ही धीरे धीरे क्या होता है? शिशु का परिपक्व शिशु का निर्माण हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि निषेचन के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपस्थानिक सगर्भता पहचानी जा सकती है। अब इसमें कहा जाए कि जब एक भ्रूण का क्या होता है? जब एक भ्रूण का अंतरोपण गर्भाशय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान, कहा जा रहा है कि जब किसी भ्रूण का अंतरोपण गर्भाशय के अतिरिक्त, कहा जा रहा है कि जो निषेचन की प्रक्रियाएं होती है यह सदैव गर्भाशय में होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अपस्थानिक सगर्भता मतलब कहा जाता है कि जब गर्भाशय एक स्थान से दूसरी जगह, या तो कहा जाता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया या भ्रूण की जो प्रक्रिया होती है यह गर्भाशय के अलावा कहीं किसी और अंग में इसको स्थानांतरित किया जाता है। तो इसी को अपस्थानिक सगर्भता कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि जब एक भ्रूण का अंतरोपण गर्भाशय के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान जैसे फैलोपियन नलिका में होता है तो वह अपस्थानिक सगर्भता उत्पन्न करती है। इसलिए यह एकाइसिस तथा नलिकामय गर्भ में से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है इसमें ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी हो जाता है
कि गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतरोपण करना ही अपस्थानिक सगर्भता कहलाता है। ये कहा जाता है कि सदैव निषेचन की प्रक्रियाएं गर्भाशय में होती है। रेयर केस में जब गर्भाशय के अलावा फेलोपियन ट्यूब में जब निषेचन की प्रक्रिया या भ्रूण का प्रक्रियाएं पूरी की पूरी संपन्न हो जाती है तो उसी को अपस्थानिक सगर्भता कहा जाता है। तो यह कहा जाता है कि अपस्थानिक सगर्भता किस अंग में होती है, तो कहा जाता है कि गर्भाशय के अलावा। आपको आ जाएगा ऑप्शन, गर्भाशय हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा, उसके बाद नलिका, उसमें कहा जाता है कि फेलोपियन नलिकाएं हो जाएगी। अब इस आधार पर देखा जाता है तो मूत्रवाहिनी हो जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसे आ जाते हैं तो उसमें सिर्फ आपको देखना है कि गर्भाशय के अलावा जो गर्भाशय रहेगा उसमें ये निषेचन की प्रक्रिया न होकर किसी अन्य फेलोपियन नलिका में होती है, तो इसी को अपस्थानिक गर्भ कहा जाता है कि अपस्थानिक सगर्भता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 11th देखिए। गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज और ट्यूलिप में से कितने में ऊर्ध्वाधरी अंडाशय होती हैं? तो क्वेश्चन में देखिए 11th का कहा जा रहा है कि ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहा जा रहा है कि ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय जो होता है ये क्या होता है, कहा जाता है ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय एक अंडाशय है। कहा जाता है कि ये भी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, अंडाशय ही है। क्या हो जाता है, एक प्रकार का अंडाशय ही है। अब देखिए कहा जाता है कि ये एक प्रकार का अंडाशय है जो पुष्पासन से जुड़ा था। कहा जा रहा है कि ये अंडाशय जो होता है ये किससे जुड़ाता है, पुष्पासन से। या तो कहा जाता है कि स्त्रीकेसर किससे जुड़ी होती है, जिस प्रकार से अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था पुंकेसर या तो दल से जुड़ा था या तो पुष्पासन से, तो ऐसे ही जो स्त्रीकेसर होती है ये भी पुष्पासन से या तो दल से जुड़ी हुई होती है। अब कहा जा रहा है कि जो अंडाशय होता है यह सदैव पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन पर जायांग के नीचे लगे होते हैं। कहा जा रहा है कि पुष्प के अन्य भाग जो होते हैं यह पुष्पासन पर जायांग के नीचे लगे होते हैं। तो इस स्थिति में पुष्प जायांगधर कहलाता है। तो कहा जाता है कि जैसे गुड़हल में हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, बैगन हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, खीरा हो गया या ट्यूलिप हो गया, इन सबों में क्या होता है कि जैसे अमरूद और खीरा में, अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अमरूद और खीरा में अधो अंडाशय होता है। तब पुष्प जायांगोपरिक्त कहलाता है। कहा जा रहा है कि इसके पहले जायांगधर कहलाता है। तो मतलब कहा जाता है कि जब जायांग के नीचे पुष्पासन लगा होता है या कुछ भाग उसमें लगा होता है तो उसे पुष्प जायांगधर कहा जाता है। लेकिन अमरूद और खीरा में जो अधो अंडाशय होता है या कहा जाता है कि अंडाशय का निर्माण जो होता है यह आधा होता है, किसमें, अमरूद और खीरा में। इसी को जायांगोपरिक्त कहा जाता है। अतः कह सकते हैं कि 8 नामों में इसमें कौन कौन से नाम हैं, 8 नामों में 6 नाम ऐसे हैं जो ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय दर्शाते हैं। कौन कौन से 8 नाम देखिए इसमें, अभी हम लोग देखें। इसमें देखिए अमरूद को और खीरा को हटा लिया जाता है तो इन दोनों इसमें क्या ऊर्ध्वाधरी अंडाशय नहीं दर्शाते हैं। बाकी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है। इसमें कहा जाए कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होते हैं, तो 6 में ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होते हैं। या तो क्वेश्चन आ सकता है कि कहा जाता है कि इसमें अधो अंडाशय किसमें होता है, तो अमरूद और खीरा में अधो अंडाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनता है। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनता है। कहा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाता है। तो इस आधार पर देखा जा रहा है कि जो आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक जो होता है यह 2 शुक्राणु और एक कायिक कोशिका का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि आवृतबीजी पादपों में परागकण अथवा नर युग्मकोद्भिद में एक कायिक कोशिकाएं और एक जननी कोशिकाएं उपस्थित होती है। जननी कोशिकाएं आगे समसूत्री विभाजन द्वारा, कहा जा रहा है कि जननी कोशिकाएं जो होती है यह समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक में किसका, शुक्राणु का निर्माण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि आवृतबीजी पादपों के एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 2 शुक्राणु और एक कायिक कोशिकाएं उपस्थित होती है। किसमें, आवृतबीजी पादपों में नर युग्मक जो बनता है उसमें 2 शुक्राणु और एक कायिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ से,
सभी के सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट आप लोग क्वेश्चन को देखने के बाद जज कर सकते हैं। आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि इस जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, क्लास ट्वेल्थ के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से ही है, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगता होगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन है, ऐसे क्वेश्चन पर आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम के समय ध्यान नहीं दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करने के बाद इसको ये जो वीडियो है इसके पहले आप लोगों को पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर किया जा चुका। आप उस चैप्टर को कवर करने के बाद वीडियो देखने के बाद आकर आप लोग उस चैप्टर को इसके क्वेश्चन को करिएगा, तो आपको वहाँ पे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का तरीका या क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। जब तक आप लोग एक बार पूरे के पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तब तक अगर हम लोग उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बगैर आधा अधूरा ज्ञान है। सिंपल समझिए कि बिना एनसीईआरटी का कोई भी एग्ज़ाम इस समय क्वालिफाई नहीं हो सकता है। कहा जा सकता है कि वर्तमान का रामबाण है तो आपका एनसीईआरटी बुक है। कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? देखिए, कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? कहा जा रहा है कि कच्चे नारियल का नारियल पानी किस प्रकार से होता है या क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि ब्रूड कोश के, कहा जा रहा है कि जो नारियल का पानी होता है कहाँ पे निर्माण होता है, या ब्रूड कोश की। देखिए, ब्रूड कोश अलग होता है, ब्रूड कोश अलग होता है। ब्रूड को पोषण प्रदान करने वाले भागों को ब्रूड कोश कहा जाता है, और ब्रूड कोश कहा जाता है कि जहाँ पर ब्रूड होता है वहाँ पर ब्रूड कोश में स्थान हो जाता है। तो कहा जाए ब्रूड कोश के सबसे साधारण प्रकार में प्राथमिक ब्रूड कोश केंद्रक, कहा जा रहा है कि ब्रूडपोष के सबसे साधारण प्रकार के में प्राथमिक ब्रूडपोष कहा जाता है कि प्राथमिक ब्रूडपोष केंद्रक। अब कहा जा रहा है कि केंद्रक एक मुक्त केंद्रक के लिए लगातार केंद्रक विभाजन से जुड़ता है। कहा जा रहा है कि प्राथमिक ब्रूडपोष केंद्रक एक मुक्त केंद्रक के लिए लगातार केंद्रक विभाजन से गुजरता है। यह अवस्था मुक्त केंद्र की ब्रूडपोष कहलाता है। कहा जा रहा है कि यह अवस्था जो होती है यह मुक्त केंद्र की ब्रूडपोष कहलाती है। कच्चे नारियल का नारियल पानी जिससे हम परिचित हैं, या कहा जा सकता है कि जो कच्चे नारियल का जो पानी होता है, या तो कहा जाता है कि जो पानी होता है वो और कुछ नहीं बल्कि कहा जाता है कि केंद्र की ब्रूडपोष, या कहा जाता है कि ऐसे जो केंद्र हजारों केंद्रक से मिलकर ये निर्मित होते हैं। कहा जा रहा है कि जब कई हजार केंद्रक मिलकर क्या कहते हैं इसमें लिक्विड या तरल केंद्रकी का निर्माण करते हैं, तथा इसके चारों तरफ की सफ़ेद गिरी कोशिकाएं ब्रूडपोष में कहलाती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है तो मुक्त केंद्र की ब्रूडपोष ही इसका कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है। कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है कि जो कच्चे, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि मुक्त केंद्र की ब्रूडपोष से ही कच्चे नारियल के पानी का निर्माण होता है। या कहा जा सकता है कच्चे नारियल का पानी या नारियल का पानी क्या होता है, तो मुक्त केंद्र की ब्रूडपोष, या तो कहा जाता है कि हजारों केंद्रक आपस में मिलकर केंद्र की ब्रूडपोष का निर्माण करती है, जो एकाएक सदैव मुक्त होती है। इसी के द्वारा नारियल के पानी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के दानों में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है। कहा जा रहा है कि गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है। कहा जा रहा है कि गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है, वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर कहा है गेहूं, मक्का और चावल। कहा जा रहा है कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर इसके कहा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर देख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि स्कूटेलम जो होता है यही इसके बीजपत्र का आकार बड़ा था, या इसी को कहा जाता है स्कूटेलम। अगर गेहूं के दाने के भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का जो बीजपत्र होता है इसी को स्कूटेलम कहा जाता है। तो एक गेहूं के अलावा किसमें पाया जाता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि गेहूं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, चावल के दाने कैरियोप्सिस प्रकार के होते हैं। कहा जा रहा है कि गेहूं, मक्का, चावल के जो दाने होते हैं यह सदैव कैरियोप्सिस किसके द्वारा, देखिए
कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के दानों में भ्रूण अन्न के आधार के, कहा जा रहा है कि इस प्रकार के दानों में भ्रूण अन्न के आधार के पार्श्व में लगी होती हैं। पार्श्व मतलब उसकी पास लगी होती हैं। भ्रूण एक ऊपरी विशाल दालनुमा बीजपत्र जिसे स्कूटेलम पर एंडोस्पर्म के विरुद्ध दबाव पड़ने पर यह अंकुरण और पादप वृद्धि के समय एंडोस्पर्म से जुड़ी होती है। कहा जा रहा है कि भ्रूण एक ऊपरी विशाल, कहा जा रहा है कि भ्रूण एक ऊपरी विशाल कहा जाता है कि विशाल दालनुमा बीजपत्र जिसे स्कूटेलम, जिसे कहा जाता है स्कूटेलम पर एंडोस्पर्म, कहा जा रहा है कि एंडोस्पर्म के विरुद्ध दबाव पड़ने पर यह अंकुरण और पादप वृद्धि के समय एंडोस्पर्म में से वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का 30-40 का देखिए ऑप्शन नंबर बी जाता है, सी जाता है कि स्कूटेलम जो होता है यह आकार में बीजपत्र के बराबर होता है। एक किस में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है तथा चावल, ये तीनों में होता है। एक किसका बनाता है, कैरियोप्सिस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनी बीजांडनाश किसमें होता है। कहा जा रहा है कि स्तंभी बीजांडकाय किसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का कहा जा रहा है कि अंडाशय के अंदर, कहा जा रहा है कि अंडाशय के अंदर अंडप की व्यवस्था को बीजांडन्यास कहा जाता है। कहा जा रहा है कि अंडाशय के अंदर अंडप की व्यवस्था को बीजांडन्यास कहते हैं। क्या कहा जाता है, बीजांडन्यास कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि स्तंभी बीजांडन्यास में प्लेसेंटा स्तंभी होता है। कहा जा रहा है कि जो इसमें प्लेसेंटाएं होती है यह स्तंभिक मतलब क्या होता है, स्तंभ मतलब क्या, इसमें सिराओं द्वारा होती है। अब देखिए सिराओं द्वारा होती है तो कहा जा रहा है कि इसमें तथा अंडप इसमें चिपके रहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए नींबू हो गया, चाइना गुलाब हो गया तथा टमाटर हो गया। अब देखिए कौन कौन सा हो गया, टमाटर हो गया, चाइना गुलाब हो गया तथा नींबू में हो गया। इसमें जो नींबू की संरचनाएं होती है, या तो कह सकते हैं कि संतरा के भी संरचना को ले लिया जाएगा। तो नींबू की जैसे संरचना जिसमें विकसित होती है, इन सबों में देखा जाता है। तो जो बीजांडन्यास होता है यह स्तंभिक आकार का होता है। तो स्तंभिक आकार के जो किसमें पाया जाता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जाता है कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया। क्यों, क्योंकि आप लोग जैसे टमाटर को नींबू काटेंगे तो उसमें जो संरचनाएं बनती है सदैव इस प्रकार से बनती है। देखिए कैसे, हाँ अब देखिए इस प्रकार से बनी रहती है। अब इसमें क्या कहते हैं, कुछ संरचनाएं ऐसी जुड़ी रहती है। इस प्रकार से इसे कहा जाता है स्तंभिक, मतलब ये स्तंभ के आकार के प्रदर्शित करती है। तो इसी को कहा जाता है कि ये सदैव नींबू में, संतरे में, टमाटर में दिखाई देती है। इस प्रकार के स्तंभिक बीजांडनाश किसमें होता है, तो सदैव नींबू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनिषेक जनित टमाटर का फल उत्पन्न होता है। कहा जा रहा है कि अनिषेक जनित टमाटर का फल उत्पन्न होता है। तो अब देखिए अनिषेक जनित क्या होता है, अनिषेक जनित टमाटर का फल जो प्राप्त करने के लिए पादपों को जिबरेलिन अम्ल, कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है कि टमाटर जब कच्चा होता है या टमाटर जो होता है इसमें जिबरेलिन, देखिए इसमें क्या आता है, जिबरेलिन अम्ल ऑक्सिक अम्ल, कहा जाता है कि जिबरेलिन अम्ल ऑक्सिक अम्ल, या तो कहते हैं कम ऑक्सिक अम्ल से
उपचारित किया जाता है तो इसी को अनिषेक जनित में फलों का विकास बिना निषेचन के होता है। कहा जा रहा है कि जिबरेलिन अम्ल जो होता है, इसके अलावा कहा जा रहा है कि जिबरेलिन अम्ल और ऑक्सिन से उपचारित किया जाता है तो अनिषेक जनित में फलों का विकास बिना निषेचन के होता है, जिनमें बिना बीज के फल बनते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अथवा उपचार ऑक्सिन के पश्चात प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का है कि अनिषेक जनित टमाटर का फल उत्पन्न होता है तो कहा जाए पादपों की जिबरेलिन अम्ल और ऑक्सिन की कम तीव्रता से उपचारित करने पर ही कहा जाता है अनिषेक जनन टमाटर का या फल का निर्माण होता है। सिंपल सा है कि ये बिना निषेचन के होता है, तो बिना निषेचन के टमाटर का निर्माण करना होता है तो जिबरेलिन तथा ऑक्सिन अम्ल की तीव्रता को कम करके हम अनिषेक जनन टमाटर का निर्माण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्न में से कौन सा बीजांड प्रदर्शित करता है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बीजांड प्रदर्शित करता है जहां भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा होता है और फ्यूनिक तथा बीजांड द्वार एक दूसरे के पास पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा बीजांड प्रदर्शित करता है जहां भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा होता है और फ्यूनिरिक तथा बीजांड द्वार एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि एम्फीट्रोपस जो होते हैं यह बीजांड द्वार एक दूसरे के पास पास होते हैं। फ्यूनिक तथा बीजांड द्वार एक दूसरे के पास किसमें होते हैं तो एम्फीट्रोपस में एक दूसरे के पास पास होते हैं। कि देखिए क्या एम्फीट्रोपस बीजांड में भ्रूणकोश घोड़े की नाल जैसा होता है। कहा जा रहा है कि घोड़े की नाल के जैसा इसमें एम्फीट्रोपस में बीजांड तथा भ्रूणकोश दोनों की दो घोड़े की नाल जैसा होता है, जिसमें बीजांड द्वार व फ्यूनिकल कहा जा रहा है कि बीजांड द्वार या फ्यूनिकल एक दूसरे के पास पास होते हैं। इस प्रकार के बीजांड एलिस में कहा जा रहा है कि एलिस में क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, आवृतबीजी के कहा जा रहा है कि आवृतबीजी के संदर्भ में निम्न में से अशुद्ध घोड़े को पहचाने। कहा जा रहा है कि आवृतबीजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध जोड़े को पहचानिए। कहा जा रहा है कि ऐसा जोड़ा जो अशुद्ध हो, मतलब एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता था दिए गए इसमें कहा जा रहा है कि जैसे जोड़े को देखा जाता था इसमें प्रतिमुखी कोशिकाओं जो होती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती है यह सदैव, देखिए यही क्या है इसका राइट आंसर, क्योंकि यही गलत दिया क्यों कि प्रतिमुखी जो देखिए क्या है प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं के जो जोड़ा होता है यह सदैव अगुणित होता है। कहते हैं अगुणित होता है, या तो कहा जाता है अगुणित का मतलब एन होता है, यहाँ पर 2n दिया है तो ये कहा जाता है द्विगुणित के बारे में दिया है, ये इसका गलत है। तो अब जो अशुद्ध है यही इसका राइट आंसर है। तो कहा जाता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं सदैव इसमें द्विगुणित दिया है लेकिन सदैव अगुणित होती है, इसका गलत हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए कहा जा रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं, कायिक कोशिकाएं नर युग्मकोद्भिद कैसे होते हैं। जो कायिक कोशिकाओं में नर युग्मकोद्भिद सदैव द्विगुणित होती है। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक सदैव त्रिगुणित होती है। बीजांड कहा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या है, बीजांड न्यूसेलम कोशिकाएं सदैव द्विगुणित होती है। तो इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं सदैव अगुणित होती है, ए इसका गलत है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुन्यूल्यन का लाभ है। कहा कि अनुन्यूल्यन का लाभ किसमें है। तो कहा जा रहा है कि अन्यून्यूल्यन का लाभ जो होता है यह किसमें होता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें अन्यून्यूल्यन पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर एक दूसरे के साथ बंद रहते। कहा जा रहा है कि अन्यून्यूल्यन पुष्प में एक दूसरे के साथ पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर स्त्रीकेसर एक दूसरे के साथ बंद रहते हैं जब परागकोश स्फुटित होता है। कहा जाता है कि जब परागकोश क्या कहते हैं परिपक्व होकर फटता है या उसमें स्फुटन की प्रक्रिया होती है तो स्फुटित होते हैं, तो वर्तिकाग्र पर गिरकर पराग कहा जाता है कि गिरकर
गिरकर परागण करते हैं तो इससे बीजों का निर्माण व निषेचन निश्चित रहता है। तो कहा जा सकता है कि लैंगिक जनन के द्वारा उच्च आनुवंशिक लैंगिक जनन के द्वारा उच्च आनुवंशिक भिन्नता व उच्च किस्म की संकर जाति उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन के द्वारा उच्च आनुवंशिक भिन्नता व उच्च किस्म की संकर जाति उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन के द्वारा उच्च आनुवंशिक भिन्नता व उच्च किस्म की संकर जाति उत्पन्न होती है। कहा जा रहा है लैंगिक जनन के द्वारा उच्च आनुवंशिक भिन्नता व उच्च किस्म की संकर जाति उत्पन्न होती है। तो इसमें कहा जाता है कि सजीव प्रजता में बीजों का अंकुरण मातृपादप के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें ये परागकण पर निर्भर नहीं होते हैं। कहा जा रहा है कि अन्योन्मूलन का लाभ जो होता है यह परागकण पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है, बाकी सभी के सभी क्या जाता है इसका गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसके पूर्ण हो जाने से ही होती है। करके मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसके पूर्ण हो जाने से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, कहा जा रहा है कि मानव मादाओं में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के पूर्ण हो जाने से ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के इसमें कहा जा रहा है कि जो पूर्ण हो जाने से क्या जाता है, इसमें निषेचन की प्रक्रियाएं होती है। तो अब इसके आधार पर देखा जाता है कि देखिए मादा मनुष्य में निषेचन के होने तक अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण नहीं हो पाता। कहा जा रहा है कि निषेचन के होने तक अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण नहीं हो पाता है। देखिए कहा जा रहा है कि मादा मनुष्य में निषेचन के होने तक अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण नहीं होता। अतः कह सकते हैं कि शुक्राणु की कोशिकाओं के अंड कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की कोशिका की अंड कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आने तक द्वितीयक अंड कोशिका मेटाफेज सेकेंड प्रावस्था में ही रहती है। तो अतः कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के फलस्वरूप अंडाणु मुक्त हो जाते हैं या अंडाणु मुक्त हो पाते हैं। कहा जा सकता है कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होने के फलस्वरूप ही अंडाणु मुक्त होते हैं। तो जब मुक्त नहीं होते तो इसी की क्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि किसी मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड किसके पूर्ण हो जाने से ही होता है, तो निषेचन के पूर्ण हो जाने से ही होता है। अगर जब इसमें प्रक्रियाएं निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए, एंट्रमी पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी अकोशिकीय होती है। कहा कि एंट्रमी पुटक में निम्नलिखित में से कौन सी अकोशिकीय होती है। एंट्रमी पुटक में कौन सी अकोशिकीय होती है, तो इसके आधार पर देखा जाता है। तो एंट्रमी पुटक में कौन सी अकोशिकाएं होती है, तो इसके आधार पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी जाता है कि जोना पेलुसिडा या पारदर्शी अंडावरण होता है। अब इसके आधार पर हम लोग इसको समझते हैं। पुट्टिका के विकास के द्वारा कहा जा रहा है कि जो इसमें पुट्टिकाएं होती है, पुट्टिका के विकास के समय एक ग्लाइकोप्रोटीन कहा जा रहा है कि एक ग्लाइकोप्रोटीन किसका होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन बहुलक कैप्सूल जिसमें जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। कहा जा रहा है कि पुट्टिका के विकास के दौरान एक ग्लाइकोप्रोटीन बहुलक कैप्सूल का निर्माण होता है जिसे जोना पेलुसिडा कहा जाता है, जो अकोशिकीय होता है। जो क्या होता है, अकोशिकीय होता है, जो अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय के दो एग्जाम्पल को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि दो अकोशिकीय जीवधारियों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो कहा जा रहा है कि अकोशिकीय होते हैं का इसमें कहा जाता है कि इसमें उस साइड के चारों ओर निर्माण करता है। कहा जा रहा है कि जो अकोशिकीय पेलुसिडा होती है इसका निर्माण उस साइड के चारों ओर इसका निर्माण करता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके आसपास की जो
ग्रेन्युलोसा, जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं से पृथक या अलग होती है, क्या कहा जाता है कि पेलुसिडा जो होती है ये गेलू ग्रेनुलोसा कोशिका से अलग होती है। कहा जाता है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात यह स्तर ओसाइड के साथ शेष रह जाती है तथा शामिल एंजाइम शुक्राणु के साथ उत्प्रेरित होकर इसे प्रवेश की अनुमति दे देती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि जोना पेलुसिडा इसको अकोशिकीय होती है। कहा जाता है कि एंट्रमी पुटक में कौन से अकोशिकीय होती है, तो अकोशिकीय की बात किया जाता है। तो पारदर्शी अंडावरण या जोना पेलुसिडा जो होती है यह अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित घटकों में से कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। कहा जा रहा है कि कौन सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है। कौन सी घटना अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का देखा जाता है को अंडोत्सर्ग के पश्चात कौन सा होता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात एस्ट्रोडियोल, एस्ट्रोडियोल स्तर, एस्ट्रोडियोल की कमी या एस्ट्रोडियोल स्तर की कमी आ जाती है, जबकि मासिक धर्म के पश्चात यह स्तर अंडोत्सर्ग के पूर्व शिखर पर होता है। इसी को कहा जाता है एस्ट्रोडियोल स्तर अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं होता है। इस स्तर के गिरने के फलस्वरूप मासिक धर्म की समाप्ति होती है। तो कहा जा रहा है कि एस्ट्रोडियोल की कमी से ही अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं होती हैं। कहा जा रहा है कि इसमें एस्ट्रोडियोल स्तर अंडोत्सर्ग से संबंधित नहीं होता है। इसके कहा जाता है कि इसके गिरने के फलस्वरूप ही मासिक धर्म की समाप्ति होती है। जैसे जैसे ही एस्ट्रोडियोल की कमी होती है वैसे वैसे मासिक धर्म की समाप्ति होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन्स हालांकि वही अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है लेकिन इसके भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथ द्वारा होता है। देखिए एक क्वेश्चन सभी क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगता है, लेकिन आप लोग जैसे जैसे पूरे के पूरे क्वेश्चन को प्रतिदिन आपको 1 घंटे का क्लास दिया जाएगा, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी को कवर कराया जाएगा। कम से कम आप लोगों को 15 से 20 क्लास देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं क्वेश्चन का आइडिया कैसे है। आप लोगों को क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, क्वेश्चन टफ है भी क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप लोगों को हवाई कर सिंपल क्वेश्चन लाकर क्या करेंगे, आप लोग आज शौक से तो देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि शौक से पढ़ाइयाँ नहीं होती है। जो पढ़ाई आपको कठिन लगती है वही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। नहीं तो आप लोग क्लास 12 की पढ़ाई किए होंगे, आप लोग जिसको सोचेंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट था वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता। तो आप लोग मेरी बात को सीरियस मानिएगा कि ये सभी की सभी क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगता होगा, लेकिन पूरी की पूरी क्लास को आप लोग आसानी से देखते रहेगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा हार्मोन हालांकि कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है लेकिन इसका भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथि द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें कहा जाता है कि प्रतिमूत्रल जो हार्मोन्स होता है, कहा जाता है कि प्रतिमूत्रल या इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स कहा जाता है कि ADH कौन कौन से देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स जो होता है या तो इसी को प्रतिमूलक हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, एक क्या रहता है, एक पेप्टाइड हार्मोन्स होता है जो हाइपोथैलेमस से संश्लेषित होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क का या मध्य मस्तिष्क है, या तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है, ये मास्टर ग्लैंड है या मास्टर ग्लैंड है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि हाइपोथैलेमस से संश्लेषित होता है किंतु इसका भंडारण और निर्मोचन पश्च पिट्यूटरी पाली द्वारा होता है। यह वैसोप्रेसिन भी कहलाता है, कहा जाता है इसी को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए होता है कि जो प्रतिमूत्रक हार्मोन जो होता है इसी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें मैच कराना है। मैच में कराने में इसमें देखिए क्या है कि इसमें देखा जा रहा है कि
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलान करने वाले में आप लोगों को ध्यान देना है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर उसमें से आप लोगों को अच्छे से किसी 2 को भी पता रहेगा 2 के बारे में, तो आप लोग आसानी से उसको मैच करा सकते हैं। एक क्वेश्चन CPMT यूपी CPMT में आया है 2015 में। एक पहले CPMT और AIPMT के थ्रू पेपर होता था मेडिकल कॉलेजों का, लेकिन अब ये जो CPMT होता था ये स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन जो AIPMT होता था वो ऑल इंडिया होता था। तो अब उसको छोड़कर या कहा सकते उसको हटाकर डायरेक्ट नीट को लगा दिया गया है। तो आप लोग नीट की एग्जाम को आप अच्छे से ध्यान से कवर करना है। तो उसके लिए अब इन सभी के सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बिना बकवास किए चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर कि जिस काजर की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें हाइपोथैलेमस कहा जाता है कि यह एक प्रकार का गोनेडोट्रोपिन स्रावित हार्मोन्स होता है। कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है यह गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण करता है। ये कहता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन अग्र पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड किया गया, जाकर उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है, देखिए या हार्मोन्स की कितनी कार्य होती है या हार्मोन्स क्या क्या होते हैं, सभी को एक अच्छे से वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है एक ही वीडियो में, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि में क्या पाया जाता है, वह सदैव FSH और LH। अब LH और FSH हार्मोन्स का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इन दोनों का मुख्य कार्य क्या होता है, ये दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, वृषण। अब देखिए वृषण क्या होता है, तो वृषण की बात किया जाता है तो वृषण एक प्रकार का एंड्रोजन कहा जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करता है। किसका, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करता है। तो नेक्स्ट के बाद किया जाता है कि देखिए वृषण जो होता है, ये जो वृषण होता है ये सदैव क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है। और जो अंडाशय होता है ये क्या होता है, अंडाशय जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है। इस प्रकार से ऑप्शन को देखा जाता है। देखिए पहले का पाँचवा कहाँ पे है, B में है और A में है, बाकी आपका 2 ऑप्शन गलत हो जाता है, 2 ऑप्शन को कट करते हैं। अब देखिए पहले का 5वां सही है। अब देखिए अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा तीसरा है, अग्र पीयूष ग्रंथि B का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है। नेक्स्ट देखिए वृषण, जो वृषण होता है एक C का इसमें चौथा है, C का इसमें पहला है, तो C का पहला है तो इसमें एक गलत हो जाता है। C का पहला क्या है, इसमें चौथा है तो एस्ट्रोजन है। फिर D का क्या है, इसमें दूसरा है, D का दूसरा था। इस प्रकार से राइट आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर A हो जाता है। आप लोग देखिए इस प्रकार से इसमें आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैच करने वाला आपको आसान होता है। ये जानिए कि आपके एग्जाम में सबसे आसान जो क्वेश्चन आ जाएगा वो मैच करने वाला ही आता है, या कहा जाता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला ही सबसे आसान क्वेश्चन आता है। बस उसमें से आप लोगों को कम से कम 2 से 3 आपको याद रहेगा तो भी आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से क्या है, मुख्यतः किस प्रकार के हार्मोन्स आर्तव चक्र का नियंत्रण करता है। आर्तव चक्र का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, तो इसमें दिखाया जाता है कि FSH। इसको फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी आपको बताया गया है कि इन दोनों हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। तो FSH, LH तथा एस्ट्रोजन मुख्यतः आर्तव चक्र को नियंत्रित करती है। FSH को फॉली कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। तो FSH का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा LH को कहा जाता है कि इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इन दोनों का श्रावण ही इस आर्तव चक्र के नियंत्रण में किया जाता है। इस प्रकार से 1 घंटे का आप लोगों का क्लास कवर होता है। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। प्रतिदिन आप लोगों को ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही क्लास देखकर आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी है आप आगे जितने भी कंपटीशन देंगे जिसमें आप बायो के पोर्शन या जीव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी को ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ मिलेंगे, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ आसान मिलेंगे कुछ टफ मिलेंगे। मतलब कहा जाता है कि जो
क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो एवरेज ही रहेगा। आप लोगों को 50 से 60% क्वेश्चन ही आपका 11th और 12th से ही मिलेंगे।